हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जेपी गर्ग और हम डिस्कस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम फुल जीएसटी डिस्कस करेंगे और टोटल जीएसटी को हम 12-13 वीडियोज में कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल बढ़िया से हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पर जीएसटी को कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हैं और कॉमर्स से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम जहां पर जीएसटी पूछा जाता है उनके लिए ये वीडियोज आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो काफी सारे एमसीक्यूज हम करने वाले हैं और सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी हम करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम जीएसटी पढ़ें, आप मुझे ये बता दीजिए कि जीएसटी एक डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। और इससे पहले कि हम ये बात करें कि जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो देखो, टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन किसका है। कंट्रीब्यूशन एक पर्सन का कंट्रीब्यूशन है, मतलब एक कॉमन मैन का कंट्रीब्यूशन है। कॉमन मैन का कंट्रीब्यूशन किसमें है? पब्लिक एक्सपेंसेज में है। यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन की जगह एक्सपेंसेज कर देंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर किस चीज के लिए करती है? बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल, रोड। तो इन सभी चीजों में गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है। अब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट इस चीज में कंट्रीब्यूशन लेती है, लोगों से, जनता से कंट्रीब्यूशन लेती है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जनता कंट्रीब्यूशन दे रही है गवर्नमेंट को, और जनता गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन क्यों दे रही है? अपने फायदे के लिए दे रही है। गवर्नमेंट वो पैसा खुद के लिए काम में नहीं लेगी, बल्कि जनता पर ही लगा देगी। तो आप मुझे ये बता दीजिए कि जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन कर रही है वो कंट्रीब्यूशन करना कंपलसरी है या वॉलेंट्री है जीएसटी के केस में? तो हमें पता है कि जो टैक्स है वो एक कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। तो स्टूडेंट, आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं कोई लंबा चौड़ा आपको नहीं बता रहा हूँ, सिंपल सी एक डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे कि टैक्स क्या है। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है। कंपलसरी कंट्रीब्यूशन किसका है? पब्लिक का है। और ये पैसा कहाँ जमा कराएगा? गवर्नमेंट के पास। और गवर्नमेंट ये पैसा ले ही क्यों रही है? जिससे कि वो जनता पर पैसा खर्च कर सके। स्टूडेंट, जीएसटी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको 5 मिनट में रिवाइज कराऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो चीजें आप लोग टिक करते हुए चलेंगे। तो देखिए, टैक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब देखो, टैक्स होता है, दो प्रकार का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब देखो, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर होता है? डायरेक्ट टैक्स जैसे कि इनकम टैक्स है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने इनकम कमाई, आप जॉब कर रहे हैं और आप लोगों की इनकम हुई, तो इनकम पर गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स लेगी। अब वो जो टैक्स का बर्डन है वो आपको खुद को ही बियर करना पड़ेगा या आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। सीधी सी बात है, वो टैक्स का बर्डन आपको ही बियर करने पड़ेगा। तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब देखो, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स में मान लीजिए कि आपने कोई मोबाइल का रिचार्ज करवाया। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे आपने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, 500 रुपीज का रिचार्ज करवाया, तो उसमें से मान लीजिए कि 400 रुपए तो रिलायंस वाले खुद के पास रख लेंगे और 100 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा करा देंगे। कहने का मतलब, यहाँ डायरेक्ट टैक्स में इनकम आपकी हो रही थी तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन जमा करवा रहा था? आप जमा करवा रहे थे। यहाँ पर रिचार्ज किसने परचेज किया है? आपने परचेज किया है, लेकिन टैक्स कौन जमा करा रहा है? रिलायंस जमा करा रही है। लेकिन रिलायंस अपनी जेब से जमा करा रही है या आपसे ले रही है? आपसे ले रही है। तो दोनों ही केसेस में बर्डन तो कंज्यूमर पर ही पड़ रहा है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली बर्डन पड़ रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स में इनडायरेक्टली कंज्यूमर पर बर्डन पड़ रहा है। कहने का मतलब, डायरेक्ट टैक्स में पेमेंट करने वाला और बर्डन को बियर करने वाला सेम पर्सन है, और इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट कोई और कर रहा है और बर्डन कोई और फील कर रहा है। तो आई होप आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा हुआ है और अब भी आपको क्लियर हो गया है कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये है कि बर्डन तो कंज्यूमर पर ही आएगा, लेकिन डायरेक्ट टैक्स में वो खुद ही उस टैक्स का पेमेंट करता है, और इनडायरेक्ट में कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर या बिजनेसमैन को पैसे देगा और जमा बिजनेसमैन करा देगा।
तो डेफिनेशन हमने देखी कि ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली इनकम या वेल्थ पर लगाया जाता है वो डायरेक्ट टैक्स है, और ऐसा टैक्स जो गुड सर्विस पर लगाया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। दूसरी बात, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। तो जो डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस और इम्पैक्ट होता है वो सेम पर्सन पर होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग पर्सन पर होता है। अगली बात है लेविड ऑन। इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स किस पर लगाया जाता है? किसी पर्सन की इनकम या वेल्थ पर लगाया जाता है, और जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विस पर लगाया जाता है। बर्डन, बर्डन देखो किस पर पड़ता है? जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका जो बर्डन होता है उसे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स का पेमेंट कर रहा है वही बियर करेगा। यहाँ पर हम कंज्यूमर पर बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। टाइम ऑफ कलेक्शन। जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो जनरली ईयरली बेसिस पर लिए जाते हैं, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो सेल परचेज पर लिए जाते हैं, यानी ट्रांजेक्शन के बेसिस पर लिए जाते हैं। डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हो गए जैसे इनकम टैक्स, टैक्स ऑन अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम, ये भी एक तरीके से इनकम टैक्स हो गया। और जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, ये सब हो गई। तो आई होप आपको ये सभी डिफरेंस समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स की क्या-क्या फीचर्स होती है। तो जो मैं आपको ये फीचर्स बता रहा हूँ इनको आप ध्यान से देखते चलेंगे, साथ-साथ आपको रीडिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछें कि गवर्नमेंट की इनकम, इनकम नहीं बोलकर रेवेन्यू कह सकते हो, कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा होती है या इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा होती है, तो आप कहेंगे कि भैया गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करती है, डायरेक्ट टैक्स से कम पैसा कलेक्ट होता है। तो 50% से ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट डायरेक्ट, फिर से बोलता हूँ, 50% से ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट करती है, न कि डायरेक्ट टैक्स से। दूसरी बात, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो कमोडिटीज पर लगाए जाते हैं, कमोडिटीज इंक्लूड सर्विसेज। तीसरी बात, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनके बर्डन को शिफ्ट कर दिया जाता है। कहने का मतलब पेमेंट तो बिजनेसमैन या ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, लेकिन वो बर्डन कंज्यूमर पर आता है। अगली बात, नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच। यहाँ पर देखो डायरेक्ट पिंच का क्या मतलब है? देखो इनकम टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्टली हमें कष्ट महसूस होता है क्योंकि हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में हमें कष्ट कम महसूस होता है, क्योंकि आपको तो ये लगता है कि आपने 500 रुपए का रिचार्ज कराया है, जो टैक्स है वो आपको फील ही नहीं होता, कम फील होता है। आपने मूवी देखी तो आपको लगता है कि आपने तो 200 रुपए की मूवी की टिकट परचेज किया है, जबकि टैक्स उस पर अपने आप लग गया। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उसमें कंज्यूमर को ज्यादा दुख नहीं होता है, जबकि पैसे उसकी जेब से ही लग रहे हैं। अगला पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है, इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशनरी इन नेचर होते हैं। इन्फ्लेशनरी इन नेचर क्यों होते हैं? क्योंकि देखो इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, और गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगेंगे तो उनकी प्राइस तो बढ़ ही जाएगी। अगली बात, वाइडर टैक्स बेस। जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका बेस ज्यादा ब्रॉड होता है। ज्यादा ब्रॉड क्यों होता है? क्योंकि लगभग सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लग जाता है, और हर इंसान गुड्स एंड सर्विसेज तो कंज्यूम करेगा ही, और हर पर्सन को बियर करना पड़ता है। प्रमोट सोशल वेलफेयर। अब देखो सोशल वेलफेयर कैसे प्रमोट होता है? वैसे तो ये सिर्फ कहने की बात है, तो ये पॉइंट ये कहता है कि जो लग्जूरियस आइटम होते हैं या हार्मफुल आइटम होते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, वहां पर ज्यादा टैक्स लगा दिए जाते हैं, तो उससे वो कम बिकेंगे। तो कहने की बात है, बिकने को तो वो उतने ही बिकेंगे, फिर भी आप मान सकते हो कि जो हार्मफुल चीजें हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, उससे वो कम बिकेंगे, तो सोसाइटी का भला होगा। अगली बात है रिग्रेसिव इन नेचर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है, ये आपको जरूर अच्छे से देख लेना है। रिग्रेसिव इन नेचर क्या होता है? तो दो प्रकार के टैक्स होते हैं, एक होते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स और एक होते हैं रिग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं? जो हमारा इनकम टैक्स होता है यानी डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में, और जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे जीएसटी वो रिग्रेसिव होते हैं नेचर में। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि अगर इंसान की इनकम कम है तो कम टैक्स लगेगा, अगर इंसान की इनकम ज्यादा है तो ज्यादा टैक्स लगेगा। जैसे अंबानी है तो उस पर ज्यादा रेट से टैक्स लगेगा, और आप हो तो आप पर कम रेट से टैक्स लगेगा, और आपकी इनकम नहीं है तो बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा। तो जो इनकम टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, उसे प्रोग्रेसिव माना जाता है। कहने का मतलब पर्सन की अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स लगाया जाता है, अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो यदि अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग टैक्स लग रहा है तो वो प्रोग्रेसिव होता है, और सभी लोगों पर बराबर बराबर टैक्स लगाए जा रहे हैं तो वो रिग्रेसिव होता है। तो देखो जो जीएसटी है उसमें तो बराबर रेट से ही लगेगा,
चाहे कोई गरीब इंसान रिचार्ज करवाए, चाहे कोई अमीर इंसान रिचार्ज करवाए, जो रेट है वो तो वही लगेगी। आप बोलोगे कि अमीर इंसान ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करेगा तो ज़्यादा टैक्स लग जाएगा और गरीब इंसान कम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ करेगा तो कम लग जाएगा। बात हो रही है यहाँ पर रेट की, इनकम टैक्स में तो रेट अलग-अलग है, अमीर इंसान और गरीब इंसान के लिए, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में सेम रेट से टैक्स लगाए जा रहे हैं। अगली बात ये बोल रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वहाँ पर चोरी कम होती है, चोरी की कम संभावना होती है, टैक्स एवेजन नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक तो पहली बात तो इंसान को पता ही नहीं चल रहा है कि टैक्स भी लग रहा है क्या, तो वो चोरी नहीं करेगा। दूसरी बात, जो बिज़नेसमैन है वो बिल देगा ही देगा, टैक्स कलेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि नहीं करेगा तो उसकी जेब से लग जाएँगे पैसे, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं आपको आगे बताऊँगा। तो स्टूडेंट, यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर देंगे और उनको मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। तो अभी तक हमने 2 टॉपिक पढ़े स्टूडेंट, और इन 2 टॉपिक में से देखो क्वेश्चन क्या-क्या बनते हैं। केवल बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन आए तो वो बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको क्या-क्या बताया अभी तक? मैंने आपको बताया टैक्स का मतलब बताया। तो टैक्स क्या होता है? कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है। टैक्स कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन और पेमेंट एक ही पर्सन बियर करता है, इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट कोई और पर्सन करता है और बर्डन किसी और पर्सन को बियर करना पड़ता है। इनमें से प्रोग्रेसिव कौन-सा होता है, रिग्रेसिव कौन-सा होता है? डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव होता है। मैंने बस अभी तक आपको इतना ही बताया है। ये जो मैंने 4 लाइनें भरी है, बस अभी तक मैंने आपको इतना ही पढ़ाया है और कुछ भी नहीं पढ़ाया है। अब हम जीएसटी की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताता हूँ, फिर मैं आपको जैसे मैंने यहाँ पर आपको शॉर्ट में बताया, वैसे ही मैं आपको हिस्ट्री भी शॉर्ट में बताऊँगा। तो देखो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कॉन्सेप्ट रखा कि इंडिया में भी हम जीएसटी लेकर के आते हैं। तो इसलिए उन्होंने 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाया, एक कमेटी बनाई विजय केलकर की अध्यक्षता में। तो ये नाम आपको याद रखना है, विजय केलकर, और कमेटी का नाम या टास्क फोर्स का नाम क्या हो गया? केलकर कमेटी। फिर 2004 में जो हमारी केलकर कमेटी है, उन्होंने बोला कि बिल्कुल भैया जीएसटी तो आना ही चाहिए। तो उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने बोला कि हम जीएसटी लगा देंगे, 1 अप्रैल 2010 से लगा देंगे। फिर 2011 में 115वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। आप बोलोगे कि सर जीएसटी लगाना है तो डायरेक्टली लगा दो, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ गई? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा कि जीएसटी को लगाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज क्यों किया जा रहा है। उससे पहले एक छोटी-सी बात मैं आपको बता दूँ कि देखो एक्ट कैसे बनता है। वैसे तो आपको पता है कि पहले बिल रखा जाएगा पार्लियामेंट में, और जब बिल पास हो जाता है तो वो एक्ट बन जाता है, और अगर बिल पास नहीं हो पाए तो बिल वहीं की वहीं पर खत्म हो जाता है। तो जीएसटी लाने के लिए संविधान में 115वां अमेंडमेंट करने की सोच रहे थे, तो इसके लिए बिल रखा गया, लेकिन ये बिल पास नहीं हो सका। जो बिल है वो लैप्स हो गया। तो कहने का मतलब सबसे पहले जीएसटी लाने के लिए संविधान में सबसे पहले अमेंडमेंट कब लाया गया? 115वां अमेंडमेंट लाया गया मई 2011 में, लेकिन वो पास नहीं हो पाया, लैप्स हो गया। उसके बाद 2013 में गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई जीएसटीएन। अब आप बोलोगे कि जीएसटीएन कोई कंपनी है क्या, या फिर कोई वेबसाइट का नाम है? जीएसटीएन एक कंपनी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। जीएसटी तो जीएसटी होता ही है, एन फॉर नेटवर्क। तो आपको ये जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा जीएसटीएन क्या है? एक कंपनी है। अब आप बोलोगे कि हमने तो कहीं पढ़ा था कि कंपनी के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जनरली कंपनी को अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन होता है, सेक्शन 8 कंपनी। ये सेक्शन 8 किसका है? कंपनीज एक्ट 2013 का। तो कंपनी को नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लगाना पड़ेगा यदि वो सेक्शन 8 कंपनी है, यही एकमात्र एक्सेप्शन होता है। सेक्शन 8 होता है नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। तो जीएसटीएन एक एनपीसी है या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हो।
तो गवर्नमेंट ने ये जीएसटीएन बनाया और इनको बोला कि भैया आप ही वेबसाइट वगैरह बनाओ जिससे जीएसटी का काम हो। तो जो भी जीएसटी से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक काम होते हैं वो आपको ही करने हैं, तो आपको ही वेबसाइट वगैरह बनानी है। आपको तो पता ही है कि सरकार में कैसे-कैसे लोग बैठते हैं, तो आप लोग बनाओ। तो गवर्नमेंट ने ये कंपनी बना दी जीएसटीएन। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया कि वो जो 115वां अमेंडमेंट बिल था, वो तो लैप्स हो ही गया था। अब 2014 में गवर्नमेंट ने फिर से सोचा कि भैया जीएसटी तो लाना ही है, तो 122वां अमेंडमेंट संविधान में रखा गया। अब ये मत बोलना कि 115वें के बाद 116वां क्यों नहीं रखा गया? उस दौरान दूसरी चीज़ों के भी तो बिल आ गए। मतलब जीएसटी से रिलेटेड नहीं, 116, 17, 18, 19, 20, 21 वो बाकी चीज़ों के थे, जीएसटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। तो अब जब बिल आया तो वो 122वां अमेंडमेंट बिल था और ये जो अमेंडमेंट बिल था, ये कब इंट्रोड्यूस किया गया? पार्लियामेंट में 19 दिसंबर 2014 को रखा गया। अब देखो ऊपर मैंने आपको एक छोटी-सी बात बताई थी, अब थोड़ी-सी और बात बता देता हूँ, धीरे-धीरे करके हम पढ़ते रहेंगे। बिल होता है, बिल अगर पास हो जाता है तब तो वो एक्ट बन जाता है और बिल अगर पास नहीं होता तो वो लैप्स हो जाता है। एक्ट ब कौन बना सकता है? एक्ट या तो पार्लियामेंट बनाएगी, अगर पूरे देश के लिए एक्ट बनाना है और या फिर स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, अगर केवल स्टेट के लिए एक्ट बनाना है। तो पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह पारित होगा और जो प्रेसिडेंट है वो कंसेंट दे देगा। लेजिस्लेचर में भी 2 सदन हो सकते हैं, जनरली होते नहीं हैं। तो 1 सदन है तो वहाँ पर पारित हो जाएगा, 2 है तो दोनों जगह हो जाएगा और गवर्नर अपनी कंसेंट दे देगा और वो एक्ट बन जाएगा। तो ये जो 122वां अमेंडमेंट बिल है, ये इंट्रोड्यूस कराया गया 19 दिसंबर 2014 को। कहाँ रखा गया? लोकसभा में रखा गया और लोकसभा में पास हो गया क्योंकि इस बार मोदी जी थे। कहने का मतलब विरोध करने वाला कोई सशक्त पर्सन था नहीं, जो विरोध करने वाले सशक्त लोग थे वो इस बार सत्ता में थे, तो इस बार पास हो गया। कहाँ पास हो गया? लोकसभा में पास हो गया। फिर गया राज्यसभा में गया। अब यहाँ से आपको डेट याद करते चलना है। अभी तक की जो भी डेट थी वो याद नहीं करनी है। बस आप तो एक डेट याद कर लो, बाकी की मैं करा दूँगा। 3 दिसंबर 2016 आप याद कर लो। याद नहीं हो रही है तो ऐसे याद कर लो कि आपके फ्रेंड का बर्थडे आता है 3 दिसंबर 2016 को, आपकी वाइफ का बर्थडे आता है, ऐसे याद कर लो। तो 3 अगस्त 2016 तो ये राज्यसभा में पास हो गया। आप बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया, पहले लोकसभा में पारित हो गया, अब राज्यसभा में हो गया। लेकिन देखो राज्यसभा में पारित हुआ, कुछ चेंजेस के साथ पारित हुआ। मतलब लोकसभा में जब रखा गया था तब तो वो चेंजेस थे ही नहीं। अब जब राज्यसभा में पारित हुआ है तो कुछ चेंजेस के साथ हुआ है। तो अब लोकसभा में फिर से भेजना पड़ेगा क्योंकि उन चेंजेज को भी तो एक्सेप्ट कराना पड़ेगा। तो अब लोकसभा में फिर से रखा गया। कब रखा गया? 8 अगस्त को। मतलब 5 दिन बाद में। 5 दिन आपको इजीली याद रह जाएंगे। तो आपको ये मानना है पहले लोकसभा में पारित हुआ, पहले राज्यसभा में पारित हुआ, उसके 5 दिन बाद में राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद 1 महीने बाद में अधिकतर स्टेट्स ने भी अपनी सहमति दे दी। तो प्रेसिडेंट साहब ने भी साइन कर दिए कि भाई अधिकतर स्टेट ने ही अपनी कंसेंट दे दी, तो मैं क्यों रोकूं, उन्होंने भी साइन कर दिए। तो कहने का मतलब 8 सितंबर 2016 हो गया। फिर एक्ट लगा कब से? 1 जुलाई 2017 से एक्ट एप्लीकेबल हो गया। अब देखो आपको पता है कि पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल नंबर 370 लग रहा था। आर्टिकल नंबर 370 क्या कहता था? देखो वैसे तो इंडिया की पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना दिया तो पूरे इंडिया में लग जाता था। स्टेट की मर्जी नहीं होती थी वो लगवाना या नहीं लगवाना। पार्लियामेंट ने एक्ट बना दिया तो पूरे इंडिया में लगता था। पर जम्मू कश्मीर को छोड़कर जम्मू कश्मीर के लिए ये रूल था कि वहां की स्टेट लेजिस्लेचर कंसेंट देगी तो ही वहां पर एक्ट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। तो वो मान नहीं रहे थे। वो बोले कि हम तो यहाँ पर नहीं लगवाएंगे जीएसटी, हमारा तो अलग देश है। फिर 7 दिन लग गए उनको एग्री करने में। 7 दिन बाद में उन्होंने भी कंसेंट दे दी। तो बाकी इंडिया में लगा 1 जुलाई 2017 को और 8 जुलाई 2017 को जम्मू कश्मीर पर भी लग गया। अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, मैंने देखो आपको क्या-क्या बताया, क्या-क्या आपको याद रखना है। सबसे पहली बात, आपको विजय केलकर का नाम याद रखना है। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? केलकर कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने रिकमेंड किया कि भाई जीएसटी लगाओ। फिर देखो राज्यसभा में कब रखा गया? राज्यसभा में रखा गया
3 अगस्त 2016 को। लोकसभा को भूल जाओ, डायरेक्ट राज्यसभा में रखा गया, ऐसे याद कर लो। फिर इसके 5 दिन बाद में मतलब 8 अगस्त 2016 को लोकसभा में पारित हो गया। फिर इसके 1 महीने बाद में 8 सितंबर को आधे से ज़्यादा स्टेट्स ने अपनी कंसेंट दे दी, तो प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, तो एक्ट बन गया। लेकिन एक्ट अपना लगा कब से? एक्ट लगा 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द जे&के, और 8 जुलाई, एक हफ्ते बाद में जम्मू कश्मीर में भी ये एक्ट लग गया। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी की कहानी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और एक छोटी सी बात आप याद रखेंगे, गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई थी जीएसटीएन। ये कैसी कंपनी है? ये सेक्शन 8 कंपनी है एनपीसी। क्यों बनाई थी? ये जीएसटी के रिगार्डिंग वेबसाइट वगैरह बनाने का काम करेगी। तो जगह जगह में ये जो छोटी छोटी चीजें बनाता रहता हूँ, बॉक्स बनाता रहता हूँ, ये आप लोग लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखो स्टूडेंट, हम आगे की बात करते हैं, उससे पहले एक दो चीजें इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ। देखो सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा था? फ्रांस में लगा था 1954 में। ये याद रखना है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लगा था? फ्रांस में लगा था 1954 में। दूसरी बात, इंडिया ने जीएसटी कहाँ से चुराया, मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन ली? फ्रांस से ली क्या? नहीं, फ्रांस से नहीं ली, कनाडा से ली, और ब्राजील से भी ली। तो अगर एग्जाम में ऑप्शन आ जाए क्वेश्चन में कनाडा एंड ब्राजील बोथ, तो आपको बोथ पर क्लिक कर देना है। और अगर ऑप्शन में बोथ नहीं दे रखा है तो आपको कनाडा पर टिक कर देना है। कनाडा ऑप्शन में नहीं है तो ब्राजील पर टिक कर देना है, और दोनों ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ द अबोव के टिक कर देना है। फिर अगली बात, इंडिया में ड्यूल जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। अब देखो ड्यूल जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ड्यूल जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, आगे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, यहाँ पर बता देता हूँ। जीएसटी में जीएसटी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सीजीएसटी। सीजीएसटी मतलब जीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। एक होता है एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब जीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाएगा। और एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब पैसा जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के पास रखेगी, थोड़ा सा स्टेट को दे देगी। तो ये तीन प्रकार के जीएसटी होते हैं। ड्यूल जीएसटी क्या होते हैं? ड्यूल जीएसटी का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगा रहे हैं जीएसटी, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लग रहे हैं, इसलिए इंडिया की जीएसटी को ड्यूल जीएसटी मॉडल कहा जाता है। और इन्होंने ये कॉन्सेप्ट लिया है कनाडा से, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्टूडेंट आगे की हम बात करते हैं। इंडिया में जीएसटी लगाने से देखो क्या फायदा हुआ? यूनिफाइड मार्केट बन गया। यूनिफाइड मार्केट बन गया मतलब पूरी इंडिया का मार्केट सेम हो गया, हर जगह टैक्स सेम हो गया। पहले क्या होता था? देखो वेट लगता था तो हर स्टेट अलग अलग टैक्स लगा देता था। कोई चीज गुजरात में सस्ती आ रही है, राजस्थान में महंगी आ रही है, तो फिर राजस्थान का बेनिफिट नहीं होगा, राजस्थान में कम गुड्स बिकेगा, राजस्थान वाले भी गुजरात से गुड्स मंगवाएंगे। अब आप कहीं पर भी पूरे इंडिया में कहीं से भी गुड्स खरीदो, सेम टैक्स रेट लगेगी, तो पूरा नेशनल मार्केट यूनिफाइड हो गया, सेम रेट लगेगी। अगली बात, मिटिगेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। तो देखो दो चीजें होती है, डबल टैक्सेशन अलग बात है और कैस्केडिंग इफेक्ट अलग बात है। इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ए ने बी को गुड्स बेचा, 500 रुपए में गुड्स बेचा, इस पर 10% टैक्स लग गया, तो कितने रुपए का टैक्स लग गया? 50 का टैक्स लग गया। मतलब बी ने ए को 550 रुपए दिए होंगे। अब बी ने सी को गुड्स बेचा, मान लो 1000 रुपए में बेचा, अब टैक्स लग रहा है 10%, तो 100 रुपए का टैक्स लगा, मतलब सी बी को कितने रुपए देगा? टोटल 1100 रुपए देगा। अब देखो मेरी बात सुनो कि यहाँ पर ये जो 50 रुपए का टैक्स लग रहा है, किस पर लग रहा है? 500 रुपए पर लग रहा है। ये 500 रुपए पूरी की पूरी गुड्स की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा 100 रुपए का टैक्स लग रहा है, यहाँ पर जो 100 रुपए का टैक्स लग रहा है, ये 100 रुपए का टैक्स किस पर लग रहा है? इस 1000 रुपए पर लग रहा है। इस 1000 में 50 रुपए तो टैक्स के पहले से ही जुड़े हुए हैं, ये वाले 50 रुपए तो पहले से ही जुड़े हुए हैं। देखो बी को गुड्स कितने रुपए में पड़ा था? 550 रुपए में पड़ा था ना, और उसने खुद का वैल्यू एडिशन कितना किया? केवल 450 का ही किया। बी को गुड्स पड़ा था 550 का, 450 उसने जोड़े, तो कहने का मतलब 50 रुपए तो टैक्स के जुड़े हुए हैं और उस पर फिर से टैक्स लग गया। मतलब यहाँ पर जो
₹5 है वो एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो जब टैक्स पर टैक्स लगता है तो उसे कैस्केडिंग इफेक्ट कहा जाता है। और डबल या मल्टीपल टैक्सेशन क्या होता है, एक ही चीज पर दो दो टैक्स लगते हैं तो डबल या मल्टीपल टैक्सेशन हो जाता है। जैसे पहले सीएसटी लग जाता था और वैट भी लग जाता था, एक ही चीज पर दो दो चीजें लग जाती थी। कुछ चीजें ऐसी होती थी उसको गुड्स में भी काउंट कर लिया, सर्विस में भी काउंट कर लिया, तो दो दो टैक्स लग जाते थे। तो कैस्केडिंग इफेक्ट और डबल टैक्सेशन बोथ आर डिफरेंट things. Cascading effect means tax on tax and double taxation means multiple taxes on a single transaction or goods. फिर अगली बात है, जीएसटी की वजह से मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इंडिया में टैक्स कम रेट से लग रहे हैं तो बाहर के लोग इंडिया में गुड्स बनाएंगे। अगली बात, गवर्नमेंट की रिवेन्यू बढ़ेगी। गवर्नमेंट की रिवेन्यू क्यों बढ़ेगी, कम रेट से टैक्स लग रहा है तो ज्यादा लोग टैक्स पे करेंगे। अगली बात, एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगा, क्योंकि टैक्स कम लगेगा तो गुड्स सस्ता पड़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सब फायदा ही फायदा, बहुत अच्छे दिन आएंगे। अब देखो कि व्हाट मेक्स जीएसटी सो स्पेशल, जीएसटी इतना स्पेशल क्यों है। तो देखो, सबसे पहली बात तो आपको ये याद कर लेनी है कि जो जीएसटी है वो कंजम्पशन टैक्स है। देखो, जो याद करने वाली चीजें हैं वो मैं शॉर्ट में आपको टाइम टाइम पर बताता रहूंगा। ऊपर जो अपन ने टॉपिक पढ़ा जीएसटी के बेनिफिट, उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आपने समझकर छोड़ दिया, काम खत्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, तो ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है कि जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है। कंजम्पशन टैक्स का मतलब ये है कि जीएसटी किस पर लग रहा है, गुड्स को कंज्यूम करने पर लग रहा है। कहने का मतलब कि अल्टीमेट जब तक आप गुड्स को कंज्यूम नहीं कर लोगे तब तक जीएसटी की चेन चलती रहेगी। ए ने बी को गुड्स बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, किसी पर भी फाइनल बर्डन नहीं आएगा। फाइनल बर्डन तब आएगा जब अल्टीमेटली किसी ने गुड्स को कंज्यूम कर लिया, और जिसने गुड्स को कंज्यूम किया या सर्विस को कंज्यूम किया तभी वो चेन टूटेगी। तो जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। अब देखो, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। मैंने बताया यहाँ पर तीन चीजें होती है। जीएसटी होता है तीन टाइप का होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। ये तीन प्रकार के होते हैं। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सब कुछ यहीं से ही डिपेंड करेगा। ये वाले जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ये वाले जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये आपको समझ में नहीं आएंगे सेल्फ रीडिंग लगाने से। तो यहाँ पर कुछ मैं न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल चीजें बताऊंगा, इनको ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया जीएसटी में तीन प्रकार के जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है और आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और आईजीएसटी साथ में लगेंगे, अकेले नहीं लगेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा सीजीएसटी अकेला लग रहा है या एसजीएसटी अकेले लग रहा है, ये दोनों साथ साथ रहेंगे, हमेशा हाथ पकड़ कर चलेंगे। ये कब लगेगा, जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है तब लगेगा। एक ही राज्य में सप्लाई हो रही है, राजस्थान की राजस्थान में, गुजरात की गुजरात में, महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में, तब सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। मतलब कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा कराना पड़ेगा और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना पड़ेगा। और आईजीएसटी कब लगेगा, जब इंटर स्टेट सप्लाई होगी तब लगेगा। राजस्थान से महाराष्ट्र में गुड्स गया, महाराष्ट्र से गुजरात में गुड्स गया, तब आईजीएसटी लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आईजीएसटी वाला पूरा पैसा एक बार तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जमा करवा देंगे, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी, खुद थोड़ा सा पैसा खुद रख लेगी और थोड़ा सा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास में भेज देगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी है। तो पहली चीज मैंने बताई कि जो जीएसटी होता है, अब जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान से देखना। पहली बात मैंने बताई कि जो जीएसटी होता है वो होता है कंजम्पशन टैक्स होता है। दूसरी बात, ये वाली चीज मैंने बताई कि जीएसटी में तीन चीजें होती है। जीएसटी के अंदर तीन चीजें होती है। तीन चीजें देखो क्या क्या होती है। पहली चीज होती है सीजीएसटी, फिर होता है एसजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। सीजीएसटी एसजीएसटी साथ साथ लगेंगे जब इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है, कहने का मतलब राजस्थान की राजस्थान में, गुजरात की गुजरात में, तब लगेगा। आईजीएसटी तब लगेगा जब इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है
अब देखो, सीजीएसटी जितना होता है, एसजीएसटी भी उतना ही होता है। मान लो 8% सीजीएसटी है तो एसजीएसटी भी 8% होगा। ऐसा जनरली अपन मानकर चल रहे हैं, जनरली सेम होता है। थोड़ा बहुत अलग भी हो सकता है, लेकिन जनरली आप मान लो कि सेम होता है। और आईजीएसटी इनका टोटल हो जाएगा, मतलब 16% हो जाएगा। कहने का मतलब टैक्स तो दोनों ही लगने हैं, यहाँ पर अलग-अलग लग रहे हैं, यहाँ पर सिंगल लग जाएगा, लगेगा उतना ही टैक्स। आईजीएसटी जनरली सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस कभी-कभार हो सकता है। अगली बात, जो जीएसटी होता है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है? देखो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब ये है कि रेवेन्यू उस स्टेट गवर्नमेंट की होगी जिस स्टेट गवर्नमेंट में गुड्स का कंजम्पशन हुआ है, उस स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होगी। कहने का मतलब कहने का मतलब कि गुजरात से गुड्स गया महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से गुड्स गया राजस्थान में, राजस्थान से गुड्स गया तमिलनाडु में, तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से फिर से राजस्थान में आ गया। तो जो जीएसटी लग रहा है उससे पैसा राजस्थान की गवर्नमेंट को मिलेगा, बाकी की गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं मिलेगा। 25 पैसे भी नहीं मिलेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल को 25 पैसे भी नहीं मिलेंगे, पूरे पैसे राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेंगे। आप बोलोगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नहीं मिलेंगे क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट तो देखो लेके रहेगी भैया पैसे, क्योंकि वरना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी मिलेंगे ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, जो स्टेट वाली रेवेन्यू उसकी। तो आप समझ गए होंगे कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर गुड्स जा रहे हैं, जहां गुड्स की मंजिल है, उनको रेवेन्यू होगी। अगली बात, ये जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी है, इनकी आपस में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगी। एक बार आप शॉर्ट में याद कर लो कि तीनों को आपस में एक दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हैं, फिर आगे मैं अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी बात याद रखना, वैसे तो मैंने बताया आईजीएसटी में से दोनों आप घटा सकते हो, सीजीएसटी में से दोनों घटा सकते हो, तीनों को कैसे भी आप इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन आईजीएसटी में से पहले आईजीएसटी घटेगा, एसजीएसटी में से पहले एसजीएसटी घटेगा, सीजीएसटी में से पहले सीजीएसटी घटेगा। अब देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आई होप आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ए ने बी को गुड्स बेचा है, 500 रुपए में गुड्स बेचा है, मतलब ए ने बी को 500 रुपए में गुड्स बेचा और 10% हम टैक्स की रेट एक बार मान लेते हैं। तो बी ए को कितने रुपए जमा कराएगा? 550 रुपए जमा कराएगा। 10% हम टैक्स की रेट मान रहे हैं। तो ए क्या करेगा? 500 रुपए तो जेब में डालेगा और 50 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा करवा देगा, जिस भी गवर्नमेंट के पास जमा करवाने हैं। अब बी को गुड्स कितने रुपए में पड़ा है? बी को गुड्स पड़ा है 550 रुपए में पड़ा है। बी को गुड्स पड़ा है 550 रुपए में। अब बी ने सी को बेच दिया, 1000 रुपए में बेच दिया। बी ने सी को कितने रुपए में गुड्स बेच दिया? 1000 रुपए में। 10% टैक्स की रेट है, तो सी बी को कितने रुपए जमा कराएगा? 1100 रुपए जमा कराएगा। अब इस 1100 में दो चीजें इंक्लूडेड है, 1000 रुपए इंक्लूडेड है और 100 रुपए का टैक्स इंक्लूडेड है। अब इस 1000 को तो भूल जाओ, ये तो बी के खुद के रुपए है, और 100 रुपए का क्या है? सॉरी, तो 1000 रुपए तो बी अपनी जेब में डाल लेगा और 100 रुपए क्या है? टैक्स है। अब बी गवर्नमेंट को बोलेगा कि देखो देखो भैया कि 100 रुपए तो टोटल टैक्स बनता है और 50 रुपए तो मैंने आपको पहले ही जमा करा दिए थे टैक्स के, तो मैं इसमें से 50 रुपए काट रहा हूँ और बाकी के 50 रुपए जमा करा रहा हूँ। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो ये हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है। ए ने बी को गुड्स बेचा 500 रुपए में, टैक्स रेट हमने 10% मानी, बी ने ए को 550 रुपए दिए, ए 500 रुपए जेब में डालेगा, 50 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा करा देगा, गवर्नमेंट के पास 50 रुपए आ चुके। बी ने सी को 1000 रुपए में गुड्स बेचा, 10% टैक्स, तो सी बी को 1100 रुपए जमा करवाएगा। अब बी 1000 रुपए तो जेब में डालेगा ही, फिर 100 रुपए ये टैक्स के हैं, लेकिन 100 रुपए टोटल टैक्स है, 50 को पहले जमा करा चुका, 50 काट लेगा। अब ये जो 50 काट रहा है इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। अब अगली बात करते हैं, सी को गुड्स कितने रुपए में पड़ा? 1100 में। सी ने गुड्स बेच दिया डी को, कितने रुपए में बेचा? मान लो 5000 रुपए में गुड्स बेचा, तो डी सी को कितने रुपए जमा करवाएगा? 5500 रुपए जमा कराएगा। इस 5500 में से 5000 रुपए तो वैसे हैं और 500 रुपए टैक्स के हैं, तो सी गवर्नमेंट को क्या बोलेगा?
सी गवर्नमेंट को बोलेगा कि 100 रुपए तो पहले ही आपके पास आ ही चुके हैं। सी ने देखो बी को 100 रुपए टैक्स के जमा करवाए थे ना, और गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आ भी चुके थे, 50 रुपए बी से आए थे, 50 रुपए सी से। तो अब यहाँ पर जो सी होगा वो गवर्नमेंट को केवल 400 रुपए ही जमा करवाएगा। आई होप आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब समझ में आ गया होगा। जो हम खरीद रहे हैं उसकी क्रेडिट मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल है और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। यदि अच्छे से नहीं समझेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आएगा। पहले हम बात कर रहे हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हैं। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब एक ही राज्य में सप्लाई हो रही है। अब एक बात बता दीजिए, एक ही राज्य में सप्लाई होती है तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या सी और एसजीएसटी लगेंगे? तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रही है। तो देखो ए ने बी को गुड्स बेचा है, एक ही स्टेट में गुड्स बेचा है, कितने रुपए में गुड्स बेचा, 10,000 रुपए में गुड्स बेचा है। टैक्स की रेट हम मान कर चल रहे हैं, सीजीएसटी भी 9% है, एसजीएसटी भी 9% है, तो 900 प्लस 900 11,800 रुपए का टैक्स 11,800 रुपए बी ए को जमा करा देगा। 11,800 में से 10,000 रुपए कंसीडरेशन है और 1,800 रुपए का टैक्स है। 900 रुपए जो सीजीएसटी के हैं वो ए सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराएगा और 900 रुपए स्टेट गवर्नमेंट को जमा करा देगा। बाकी आपको रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है, रीडिंग लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसी एग्जांपल को अपन कंटिन्यू करते हैं। अब देखो जो बी है वो सी को गुड्स बेच रहा है। बी ने सी को गुड्स कितने रुपए में बेचा, 12,000 रुपए में बेचा, मतलब 20% का वैल्यू एडिशन किया है, मतलब 20% उसका प्रॉफिट है। कुल मिलाकर आप तो ये याद रखो 12,000 रुपए में गुड्स बेचा। टैक्स वही लगेगा 9% और 9%, और इंट्रा स्टेट हो रहा है तो 1,080 हमारा टैक्स लग गया। टोटल जमा करा देगा 14,160, जिसमें से 2,160 रुपए टैक्स के हैं। अब 2,160 रुपए टैक्स के है तो सही, टैक्स के देखो कितने रुपए है टोटल, 2,160। कहने का मतलब 1,080 और 1,080 ये जमा कौन करवाएगा, यहाँ पर बी गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। तो बी गवर्नमेंट को बोलेगा 900 रुपए तो पहले आ ही गए थे आपके पास, स्टेट गवर्नमेंट को भी बोलेगा 900 रुपए आपके पास आ गए थे पहले, तो आप बचे हुए पैसे मेरे से आप ले लो। 180 रुपए और 180 रुपए ही गवर्नमेंट को देगा, और गवर्नमेंट को भी क्या दिक्कत है, बाकी के पैसे पहले आ ही गए थे, तो मतलब 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहले आ गए, 180 अब आ गए। इसी तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है 900 रुपए पहले आ गए, 180 रुपए अब आ गए। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये बात समझ में आ गई है। अब हम दूसरा एग्जांपल करते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई का करते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से समझना। अब देखो यहाँ पर गुड्स बेचा जा रहा है, कौन बेच रहे हैं, मिस्टर एक्स मिस्टर ए को गुड्स बेच रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक ही स्टेट के हैं, मतलब इंट्रा स्टेट हो रहा है। इंटर स्टेट को हम इसी एग्जांपल में आगे कंटिन्यू करेंगे। ये दोनों एक ही स्टेट के हैं, एक ही स्टेट के मतलब आई सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। कितने रुपए का गुड्स बेचा, 10,000 रुपए का, 9% प्लस 9%, 9% हमने माना है तो 900 प्लस 900 रुपए जमा हो गए 11,800। एक बार आप एक छोटी सी बात मान लीजिए कि दोनों ही पर्सन राजस्थान के हैं, दोनों पर्सन कौन है, राजस्थान के हैं, तो 900 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दिए, 900 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट को जमा करा दिए, ये आप याद रखना। अब देखो जो मिस्टर ए है वो गुड्स बेच रहे हैं, मिस्टर बी को गुड्स बेच रहे हैं, दोनों अलग अलग स्टेट के हैं। मिस्टर ए तो कहां से है, राजस्थान से है, और बी मान लीजिए महाराष्ट्र से है। मिस्टर ए राजस्थान से, बी महाराष्ट्र से है, तो अब क्या लगेगा, आईजीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी कितना लगेगा, 18%। तो कितना रुपए लग गया, 2160 रुपए का टैक्स बनता है। कितने रुपए का टैक्स बनता है, 2160 रुपए। कहां जमा करवाएगा, पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। तो क्या बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कौन करवाएगा, यहाँ पर मिस्टर ए जमा करवाएगा। तो मिस्टर ए गवर्नमेंट को बोलेगा कि देखो 900 रुपए तो हमने आपको जमा करवा ही रखे थे, और 900 रुपए हमने राजस्थान गवर्नमेंट को जमा करवा रखे हैं, तो ये हमने जमा करवा रखा है, और जो बाकी पैसे बच गए वो हम आपको जमा करवा देते हैं। 2160 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराने हैं, तो बोलेगा 900 रुपए तो हमने आपको जमा करवा ही रखे, और 900 रुपए राजस्थान गवर्नमेंट के पास में है, तो आप उनसे लेते रहना, मैं आपको 360 रुपए दे रहा हूँ।
तो कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 900 रुपए किससे लेगी? राजस्थान गवर्नमेंट से। अपन इसको थियोरेटिकली टर्म्स में क्या कहेंगे? राजस्थान गवर्नमेंट इनपुट टैक्स क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया है। अब देखो अगली बात है, गुड्स किसके पास में आ गया था? मिस्टर बी के पास आ गया था। मिस्टर बी कहां से था? महाराष्ट्र से था। अब मिस्टर बी गुड्स बेच रहा है, मान लीजिए मिस्टर बी गुड्स किसको बेच रहे हैं? मिस्टर सी को गुड्स बेच रहे हैं और ये दोनों महाराष्ट्र से है, बी भी महाराष्ट्र से है और सी भी महाराष्ट्र से है। तो मतलब सी जीएसटी एस जीएसटी लगेगा। 9% प्लस 9% 1296 और 1296 रुपए बनते हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कितने रुपए जमा कराने हैं? 1296 रुपए जमा कराने हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा कराने हैं? 1296। अब आप एक बात मान लीजिए आप कि महाराष्ट्र में गुड्स कंज्यूम हो गया है, जो सी है वो फाइनली गुड्स को कंज्यूम करेगा। तो देखो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपन ऑलरेडी कितने रुपए जमा करवा चुके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को देखो अपन ऑलरेडी कितने रुपए जमा करवा चुके हैं? टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को अपन 2160 रुपए जमा करवा चुके हैं। पूरे के पूरे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही तो है, तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को तो कुछ भी जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर। अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितने रुपए अपन जमा करवाने हैं? 1296 रुपए जमा करवाने हैं। लेकिन देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने रुपए जमा करवा चुके थे अपन? 2160 रुपए जमा करवा चुके थे। लेकिन फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बनता कितना है? केवल 1296 बनता है। तो 2160 में से अपन 1296 माइनस कर देंगे। तो 2160 में से अपन ने 1296 रुपए माइनस किए तो ये बनते हैं अपने 864 रुपए। तो जो मिस्टर सी है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलेगा कि भैया आपका टोटल टैक्स 1296 रुपए बनता है, लेकिन ये जो 864 रुपए है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना, हमसे मत मांगना, वहां से लेते रहना तुम। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट 864 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी। इस टेबल को आप बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे, एक बार रीड कर लेंगे। कोई भी कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देंगे। अब हम बात करते हैं, देखो जीएसटी आने के बाद कुछ टैक्स खत्म हो चुके हैं और कुछ टैक्स खत्म नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी आने के बाद में कौन कौन से टैक्स खत्म हो चुके हैं। ये मैं आपको बताऊंगा, क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार देखिए, जीएसटी आने से कौन कौन से सेंट्रल टैक्स खत्म हो गए और जीएसटी आने से कौन कौन से स्टेट टैक्स खत्म हो गए। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गई है, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म हो गया, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज खत्म हो गई, एक्साइज ड्यूटी ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन खत्म हो गया है, एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम खत्म हो गई, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम खत्म हो गई, सर्विस टैक्स खत्म हो गया, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस खत्म हो गया। स्टेट में क्या क्या खत्म हो गया? स्टेट का वेट खत्म हो गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स खत्म हो गया, एंट्री टैक्स क्या होता था? देखो गवर्नमेंट होती है, तीन प्रकार की गवर्नमेंट होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, तो ये एंट्री टैक्स ऑक्ट्रॉय वगैरह लोकल गवर्नमेंट लगाती थी, वो भी खत्म हो गया। टैक्सेज ऑन लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग ये खत्म हो गया। परचेज टैक्स लग्जरी टैक्स खत्म हो गया। एडवर्टीजमेंट पर टैक्स खत्म हो गया। एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो गया। स्टेट सरचार्ज वगैरह लगता था, ये खत्म हो गया। अब देखो खत्म क्या क्या नहीं हुआ है, एक चीज आपको याद रखना है, एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म हो चुका है। क्या याद रखोगे? एक खास बात बता रहा हूँ, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, फिर भी कुछ खास बात बता रहा हूँ। देखो खास बात क्या बता रहा हूँ मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो एंटरटेनमेंट टैक्स है वैसे तो खत्म हो चुका है, लेकिन लोकल बॉडी लगाए ना एंटरटेनमेंट टैक्स, तो वो खत्म नहीं हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट लगाए तो भी खत्म है, स्टेट गवर्नमेंट लगाए तो भी खत्म है, लेकिन लोकल बॉडी लगाए नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी वगैरह तो खत्म हो चुका है। जैसे वो मेले वगैरह फेयर वगैरह पर टैक्स लगा देते थे, वो खत्म नहीं हुआ है। इस अगर मैं ये कहूं
अगर कोई आपसे बोले कि लोकल बॉडी जो टैक्स लगाती है वो खत्म नहीं हुआ है, तो सही है या गलत है? गलत है। लोकल बॉडी के सारे टैक्स खत्म हो गए, बस एंटरटेनमेंट टैक्स खत्म नहीं हुआ है। अब बोलोगे सर इतनी बड़ी लिस्ट हम याद कैसे करेंगे? तो आपको ये याद नहीं करना है क्या-क्या खत्म हो गया है। अब डायरेक्टली ये याद कर लेना, जीएसटी आने के बाद भी क्या-क्या खत्म नहीं हुआ है। डायरेक्टली ये याद कर लेना, इससे काम आपका चल जाएगा। तो पहले तो ये 2 चीज़ें याद कर लो। एक तो अल्कोहल, दारू पर जीएसटी नहीं लगेगा। उस पर एक्साइज वगैरह लगेगा, ये नहीं है गवर्नमेंट अल्कोहल को प्रमोट कर रही है। बस अल्कोहल पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर एक्साइज वगैरह लगता रहेगा, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरी बात, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। देखो अल्कोहल पर कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, ये याद रख लेना। अल्कोहल पर न तो जीएसटी लग रहा है, न ही आगे लगने वाला है। गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है अल्कोहल पर जीएसटी लगाने का, उस पर वो एक्साइज वगैरह लगाएंगे। दूसरी बात, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उन पर जीएसटी लगेगा, लेकिन अभी नहीं लग रहा है। लगेगा, फ्यूचर में लगेगा, जब गवर्नमेंट बताएगी, नोटिफाई करेगी तब लगेगा, अभी नहीं लग रहा है। तो ये दोनों चीजें याद कर लो, अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब इन पर जो टैक्स लगता है, अभी बताऊंगा क्या लगता है, एक्साइज कस्टम वगैरह वो जो भी लगता है वो लगता रहेगा। जीएसटी आने की वजह से इन पर जो टैक्स लगते हैं वो खत्म नहीं हुआ है। अगली बात, कस्टम ड्यूटी, एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, एक स्पेशल कस्टम ड्यूटी होती है, वो तो खत्म हो गई, लेकिन कस्टम ड्यूटी में जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है ना, वो खत्म नहीं हुई है, बेसिक वाली। इसके अलावा जो स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स, स्टाम्प पेपर वगैरह लेते हो या बिल्डिंग खरीदते हो तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स खत्म नहीं हुआ है। और एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। तो ये 2 चीजें तो आपको ध्यान रही जाएगी, अल्कोहल और पेट्रोल। फिर ये याद रखना है कि कस्टम ड्यूटी बेस स्पेशल और एडिशनल वाली खत्म हो गई, बेसिक वाली खत्म नहीं हुई। ऐसे याद रख लेना, कस्टम तो आपके कोर्स में है, कोर्स में है तो खत्म नहीं हुआ। स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स खत्म नहीं हुआ है, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म नहीं हुई है। इसके अलावा सब कुछ खत्म हो चुका है। अगली बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड बातें देखो, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बातें ध्यान से देखना। अब मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे ये बता दो कि इंडिया में आप मुझे ये बता दो कि इंडिया में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, या फिर प्रेसिडेंट है, या सुप्रीम कोर्ट है, कैग है, कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल? सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारा भारत का संविधान। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, चाहे कोई इंसान खुद को कुछ भी समझे, सबसे ऊपर है संविधान हमारा। तो कहने का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी करे, स्टेट गवर्नमेंट जो भी करे, सुप्रीम कोर्ट जो भी करे, केवल वही कर सकता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो देखो टैक्स कौन लगाता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, लोकल गवर्नमेंट लगाती है। लोकल गवर्नमेंट को भूल जाओ एक बार। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। टैक्स लगाने की पावर किसने दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को। अब आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर होती है या स्टेट गवर्नमेंट ऊपर होती है? इन दोनों में से बॉस कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बॉस होती है या स्टेट गवर्नमेंट बॉस होती है? यदि आप ये बोल रहे हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर होती है, स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट हो रही है, तो बहुत ज्यादा आप गलत बता रहे हो। बिल्कुल 100% आप गलत बता रहे हो। न सेंट्रल गवर्नमेंट सुपीरियर है, न स्टेट गवर्नमेंट सुपीरियर है, दोनों ही बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको जो पावर दे दी वो करेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थोप सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि हम बोल रहे हैं वो करो। स्टेट गवर्नमेंट ये बोलेगी जो हमें बढ़िया लगेगा वो करेंगे, आपके कहे अनुसार नहीं करेंगे, बशर्ते कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी हो। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट होता है, वो हाई कोर्ट का बाप नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, हाई कोर्ट इंपोर्टेंट है, कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है, दोनों की अपनी अपनी पावर होती है। अब देखो कहने का मतलब इतनी बात आपको मेरी आपको समझ में आ गई। तो देखो जो भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 265 है वो क्या कहता है, याद करना है या नहीं करना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आर्टिकल नंबर 265 ये कहता है कि अगर अगर लॉ ने अथॉरिटी दी है ना तभी आप टैक्स लगा सकते हो, लॉ ने अथॉरिटी नहीं दी तो टैक्स नहीं लगा सकते। ये नहीं कि कोई भी टैक्स लगाने लग जाए, लॉ से अथॉरिटी आएगी। फिर जो आर्टिकल नंबर
245 है वो यूनियन और स्टेट में रिलेशन बताता है। कहने का मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कहाँ के लिए बना सकती है? पूरी इंडिया के लिए बना सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो पूरे स्टेट के लिए बना सकती है। अगली बात, आर्टिकल नंबर 246 इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में काम में आ जाता है। 246 आप लोग रख लेना। 3 आर्टिकल याद रखेंगे, 246 याद रखेंगे, 246 ए सब आर्टिकल 1 याद रखेंगे, 246 ए 2 याद रखेंगे। 246 क्या करते हैं? 246 प्लस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का 7वां शेड्यूल, दो चीजें, एक तो आर्टिकल 246 और ये 7वां शेड्यूल, ये क्या बताता है? इसके अंदर 3 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में वो चीजें दे रखी है जिन पर कानून पार्लियामेंट बनाएगी, लिस्ट 2 में वो चीजें दे रखी है जिन पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और लिस्ट 3 में वो चीजें दे रखी है जिन पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। फिर से बोलता हूँ, लिस्ट 1 में लिस्ट दे रखी है बहुत सारी चीजों की, उन पर कानून केवल सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकती। लिस्ट 2 में ऐसी चीजें दे रखी है जिन पर कानून केवल स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी चला ही नहीं सकती, केवल स्टेट गवर्नमेंट करेगी, उनको बढ़िया लगेगा वैसे करेगी। और लिस्ट 3 में कॉन्करेंट लिस्ट है, दोनों बना सकते हैं कानून। अब देखो, मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी, शुरुआत में आपको देखो बात क्या बताई थी कि जीएसटी को लाने की सोच रहे थे, तो जीएसटी को लाने के लिए क्या किया गया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। सबसे पहले 115वां अमेंडमेंट बिल लाया गया, और उसके बाद में 122वां अमेंडमेंट बिल लाया गया। 115वां तो पास नहीं हो पाया था, 122वां पास हुआ। तो मैंने आपसे पूछा था कि जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ही क्यों कर रहे हैं? ये थोड़ी है कि कोई भी लॉ आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे, इसलिए चेंज करना पड़ा कि देखो जीएसटी में क्या हो रहा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा रही है, गुड्स पर भी लगा रही है, सर्विस पर भी लगा रही है। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गुड्स एंड सर्विस दोनों पर टैक्स लगाने की पावर नहीं थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ा। इसी तरीके से जो स्टेट था उसके पास भी गुड्स एंड सर्विस दोनों चीजों पर टैक्स लगाने की पावर नहीं थी। तो कहने का मतलब पावर ही नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी नहीं थी, और दोनों मिलकर टैक्स लगाना चाहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। 246 ए क्या कहते हैं? 246 ए 1 कॉन्करेंट पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप दोनों मिलकर के टैक्स लगा सकते हो। और जो 246 ए सब आर्टिकल 2 है वो केवल और केवल पार्लियामेंट को पावर दे रहे हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई पर केवल आप ही लगाना टैक्स। मैंने आपको बताया था, देखो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, राजस्थान से गुजरात में गुड्स जाएगा तो उस पर आईजीएसटी लगेगा, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकती है, पैसा जाएगा सीजी के पास में, फिर सीजी एसटी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो आपको आर्टिकल नंबर 246 और 246 ए याद रखना है। 246 ए इस अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। अब एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं, याद रखनी है, एग्जाम में पूछेगा। जीएसटी लाने के लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए कौन सा बिल लाया गया? पहले लाया गया 115वां अमेंडमेंट बिल। 115वां तो पास हो नहीं पाया, फिर कौन सा लाया गया? 122वां अमेंडमेंट बिल। तो 122 वाले को तो भूल जाओ। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो 122वां है ये एक्ट है या बिल है? ये था बिल। अब पास हो गया, पास हो गया तो एक्ट बन गया, लेकिन एक्ट बना 101वां, बिल तो था 122वां और एक्ट बना 101वां। अब देखो बिल 122वां क्यों और एक्ट 101 क्यों? क्योंकि जो 122 माइनस 101 जो 21 अमेंडमेंट बिल थे ना, वो टाइम टाइम पर रखे गए और पास नहीं हो पाए। तो वो अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में तो रखे तो गए बहुत सारी चीजों के लिए, पास हो नहीं पाए। तो कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है, ये 122वां तो बिल है और 101वां एक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ छोटी छोटी बातें, लगभग हमारा ये बेसिक वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन भी मैं आपको कराने वाला हूँ। इंडिया में क्या है, ड्यूल जीएसटी का कॉन्सेप्ट है। कहां से लिया है? कनाडा और ब्राजील दोनों से लिया है। ड्यूल जीएसटी का मतलब क्या है? सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगता है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के टैक्स लगाते हैं। फिर देखो जीएसटी इन इंडिया, इंडिया में सीजीएसटी लगता है, एसजीएसटी लगता है, यूटीजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। मेनली तीन ही होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। अब मेरी बात को आप ध्यान से समझना, बिल्कुल अच्छे से समझना, इसका भी क्वेश्चन आएगा। इंडिया में स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट है, बिल्कुल 28 स्टेट है। पहले जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर को स्टेट से हटा दिया, उसको
यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो कहने का मतलब 29 माइनस 1 28 स्टेट बचे, और जो यूनियन टेरिटरी होते हैं यूटी है वो कितने हैं, वो है टोटल 8। आगे बात समझ में, स्टेट तो कितने हैं 28 और यूनियन टेरिटरी कितने हैं 8। अब देखो मेरी बात सुनो, 8 यूनियन टेरिटरी है, इन 8 में से 3 यूटी स्पेशल है। टोटल यूनियन टेरिटरी कितने हैं 8, और इन 8 में से 3 स्पेशल है। 3 देखो कौन कौन से स्पेशल है, एक तो है दिल्ली। दिल्ली क्यों स्पेशल है, ये तो आपको पता ही है, केजरीवाल परेशान करते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए स्पेशल है, ऐसा नहीं है, रीजन बताऊंगा। दूसरा है पांडुचेरी या पुडुचेरी, ये स्पेशल है। और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 स्पेशल है। टोटल 8 यूटी है, 8 में से 3 स्पेशल है, दिल्ली, पुडुचेरी और जे एंड के। एक छोटी सी बात बताओ, यूटी क्या होता है। देखो यूटी क्या होते हैं, ये भी होते तो स्टेट ही है, लेकिन ये स्पेशल स्टेट होते हैं। स्पेशल स्टेट होने के कारण इनको गवर्न सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। आगे बात समझ में, यूटी है और यूटी भी स्टेट ही होते हैं, लेकिन ये मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इनको मतलब इनकी स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करके सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अब देखो ये जो 3 स्पेशल है, इन 3 स्पेशल में क्या होता है कि यहाँ पर इनका अलग से लेजिस्लेचर होता है, इनकी अलग से असेंबली होती है, यहाँ पर सीएम अपॉइंट होता है। सीएम बोल दो या फिर आप गवर्नर बोल सकते हो। तो यहाँ पर अलग से सीएम अपॉइंट होते हैं, केवल इन 3 जगह ही होता है, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, और बाकी जगह अपॉइंट नहीं होता है। तो ये जो 3 अलग से यूटी है ना, इन्हीं को ही हमारा जीएसटी एक्ट यूटी मानकर चलता है, बाकी के 5 को वो स्टेट मानकर चलता है। मतलब 28 स्टेट तो डायरेक्टली हो गए, और 8 माइनस 3 जो 5 और बच गए, मतलब टोटल 33 तो स्टेट हो गए जीएसटी के पर्पज से, और 3 हमारी यूटी हो गए। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 33 तो क्या हो गए हमारे स्टेट हो गए, और 3 हमारे क्या हो गए यूटी हो गए। अब जीएसटी के अंदर क्या होता है, 33 के लिए तो एसजीएसटी बना रखा है, तो एसजीएसटी एक्ट कितने हो गए 33 एसजीएसटी एक्ट हो गए, ये 33 एक्ट हो गए। 3 यूटी के लिए क्या हुआ, केवल एक ही यूटी जीएसटी एक्ट है, एक ही है, तीनों का अलग अलग नहीं है। और एक क्या है सीजीएसटी एक्ट है। तो टोटल कितने हो गए 35 एक्ट हो गए जीएसटी के अंदर, ये याद रखना है, टोटल 35 एक्ट होते हैं। ये आपको पता ही है, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा, जब सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है तब लगेगा। यूटी जीएसटी कब लगेगा, यूटी जीएसटी अकेला नहीं लगेगा, सीजीएसटी के साथ लगेगा। जब सेम यूटी में सप्लाई हो रही है तो सीजीएसटी और यूटी जीएसटी लग जाएगा। आईजीएसटी कब लगेगा, तब लगेगा जब इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, या फिर एक यूटी से दूसरी यूटी में जा रहा है तो भी आईजीएसटी लग जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, आईजीएसटी की रेट सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल के बराबर होती है जनरली। ये यहाँ पर इन्होंने पुराने के हिसाब से दे रखा है, ये आपको पता है यूटी और स्टेट्स में चेंज हो गया, लेकिन टोटल एक्ट तो वही टोटल 35 रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम में आपसे जीएसटी की रेट नहीं पूछेगा, एक तो आपको ये याद रखना है, स्पेसिफिकली गुड्स के रिगार्डिंग नहीं पूछेगा कि किस पर कितना टैक्स लगता है, लेकिन आप ये याद रखो कि जीएसटी की रिगार्डिंग 4 रेट होती है, 18, 12, 5 और 28। तो डायरेक्टली ये पूछ सकता है जीएसटी रेट कितनी है, टोटल 4 है, 18, 12, 5 और 28, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखो अगली बात आपको ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट रेट सीजीएसटी की कितनी होती है। सीजीएसटी की हाईएस्ट रेट होती है 20%। सीजीएसटी की हाईएस्ट रेट 20% होती है, और आईजीएसटी की तो सीधी सी बात है 40% हो जाएगी। कि मैक्सिमम रेट आपको ध्यान रखनी है, ये बताने की जरूरत नहीं है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, ऐसा टैक्स जो सप्लाई पर लगाया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वो सभी प्रकार की गुड्स पर लगता है, लीकर दारू पर कभी भी नहीं लगेगा। और जो पेट्रोल प्रोडक्ट है, पेट्रोल प्रोडक्ट में 5 प्रकार के, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, डीजल है, पेट्रोल है, एटीएफ है। एटीएफ यानी जो प्लेन वगैरह में फ्यूल डलता है वो, नेचुरल गैस है। इन 5 पर तब लगेगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी मतलब, तो वो बताएगी तो
बताएगा तो देखो कौन, बताएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कब बताएगी? जब जीएसटी काउंसिल उसको रिकमेंड करेगी ना, तब बताएगी। जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर रही है और नोटिफाई करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर देखो, अब एक बढ़िया बात बताता हूँ। देखो, लीकर, शराब पर जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता, तो उस पर एक्साइज और वैट लगता रहेगा। एक्साइज किस पर लगता है? मैन्युफैक्चरिंग पर लगता है। मैन्युफैक्चरिंग पर लगने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो आपका शराब बनाने का कारखाना है, वाइन बनाने की आपकी फैक्ट्री है। आपने बहुत सारी वाइन बना ली, बेच नहीं रहे हो, बस बना बना कर रखते जा रहे हो। एक्साइज लगेगा क्या? लग जाएगा। आप बोलोगे कि सर जी बेच थोड़ी रहे हैं। बेचो चाहे मत बेचो, एक्साइज लगता है। मैन्युफैक्चरिंग पर बना बना के रखते जा रहे हो, टैक्स ले लेगी गवर्नमेंट। और उसके बाद में वैट कब लगता है? वैट तो तब लगता है जब बेचते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पर अलग लग गया और बेचने पर अलग लग गया। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आ गई। दूसरी बात, पेट्रोल वाले जो 5 प्रोडक्ट है उनमें भी ऐसा ही होगा, एक्साइज लग जाएगा और कस्टम लग जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, जितना मैं बता रहा हूँ उतना देखना, एक्स्ट्रा रीडिंग मत लगाना। ये 2 पॉइंट बिल्कुल इजीली समझ में आ गए होंगे। एक बार तंबाकू वाले प्रोडक्ट को अलग छोड़ दो, इसको मैं समझाऊंगा। चौथी, तंबाकू के अलावा जो बच गए उन पर एक्साइज, सीएसटी वगैरह कुछ नहीं लगेगा, केवल और केवल जीएसटी लगेगा। ये 3 पॉइंट आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब इससे पहले कि मैं आपको टोबैको प्रोडक्ट्स के बारे में समझाऊं, उससे पहले कुछ खास बात देखो। देखो, मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग पर क्या लगता है? एक्साइज। और सेल पर क्या लगता था? वेट लगता था। अब जो जीएसटी है, वो आप मुझे ये बता दो, मैन्युफैक्चरिंग पर लग रहा है या सेल पर लग रहा है? ये बता दो मुझे। आप बोलोगे कि सर सेल पर लग रहा है। ऐसा नहीं है। जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग पर भी लग रहा है और सेल पर भी लग रहा है, दोनों पर लग रहा है। दोनों पर कैसे लग रहा है? जीएसटी लगता है सप्लाई पर लगता है। सप्लाई पर लगने का मतलब कि मैन्युफैक्चरर है, उसने बना लिया, बनाकर खुद की ही दूसरी फैक्ट्री में भी शिफ्ट कर रहा है ना, तो भी लग जाता है। तो कहने का मतलब जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई दोनों पर लग रहा है। अगर कोई खुद की ही ब्रांच में भी सप्लाई कर रहा है ना, तब भी लग जाता है। अब देखो, तंबाकू वाले में एक्साइज लग गया तो मैन्युफैक्चरिंग पर तो लग ही गया। अब जीएसटी, तंबाकू वाले में देखो एक्साइज लग गया तो मैन्युफैक्चरिंग पर तो लग ही गया। अब आप जीएसटी भी लगा रहे हो, जीएसटी भी लगा रहे हो तो मतलब डबल डबल लगा रहे हो मैन्युफैक्चरिंग पर। तो यहाँ पर मल्टीपल टैक्सेशन भी हो रहा है और मल्टीपल टैक्सेशन भी हो रहा है और कैस्केडिंग इफेक्ट भी हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो, जीएसटी में हर गुड्स के लिए अलग अलग रेट है, हर सर्विस के लिए अलग अलग रेट है। तो फिर गुड्स को पहचानेंगे कैसे, सर्विस को पहचानेंगे कैसे? इतना बड़ा देश है तो इन्होंने गुड्स के कुछ शॉर्ट नाम, मतलब गुड्स के लिए कोड बना रखे हैं कि जब 1 2 3 4 5 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब कौन सा गुड्स है। 5 4 3 2 1 लिखा हुआ हो तो वहां पर उसका क्या मतलब है। वैसे 8 डिजिट का कोड बना रखा है इन्होंने। तो गुड्स के लिए ये काम में लेते हैं HSN सिस्टम काम में लेते हैं। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये आपको याद रखना है। कहने का मतलब गुड्स के लिए कोड बनाया गया है। HSN केवल गुड्स के लिए काम में ले रहे हैं, सर्विस के लिए काम में नहीं ले रहे हैं। ओरिजिनली जो HSN होता था वो 6 डिजिट का होता था, लेकिन इंडिया वालों ने चेंज करके इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके 8 डिजिट का बना लिया। और सर्विसेज के लिए ये लोग अलग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। जो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें मैं कम टाइम लगा रहा हूँ। अब बात करते हैं, एक और एक्ट होता है। देखो, मैंने कौन कौन से आपको एक्ट बताए। देखो, वो बताया मैंने 33, तो SGST हो जाएंगे। एक हमारा UGST हो जाएगा, UTGST हो जाएगा। एक हमारा CGST हो जाएगा। टोटल 35 हो गए। तो 35 मत याद रखना, 36 याद रखना। एक ये और होता है जीएसटी कंपनसेशन, कंपनसेशन सेस एक्ट और होता है। टोटल 36 होते हैं। पहले 35 होते थे, अब 36 होते हैं। अब इसका आपको पर्पज याद रखना है, जीएसटी कंपनसेशन सेज एक्ट क्यों बनाया गया। देखो, जीएसटी लाया गया तो आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लेकर के आई, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विरोध कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि जीएसटी से तो नुकसान होगा हमारा, हमारे पास इनकम कम होगी, रेवेन्यू कम आएगी, तो हम हमारे स्टेट को कैसे रन कर पाएंगे, स्टेट को तो रन अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे, आप तो हमारा नुकसान कर रहे हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको ना गारंटी दे रहे हैं
कि आपको पहले जितना टैक्स मिल रहा था ना जीएसटी में उससे ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। स्टेट गवर्नमेंट फिर भी नहीं माने, वो बोले कि हमें तो आपकी बात पर विश्वास ही नहीं है, वो 15 लाख तो अकाउंट में आया नहीं और अब आप इसका झांसा दे रहे हो। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने फिर से बोला कि भाइयों मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, पहले जितना टैक्स मिल रहा था ना आपको जीएसटी में उससे ज़्यादा मिलेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाले फिर से नहीं माने। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो हम आपको लिख कर दे देते हैं। वैसे तो हम लिख कर किसी को देते नहीं है, आज तक किसी को दिया नहीं, लेकिन आपको हम लिख कर दे देते हैं, आपके लिए अलग से एक्ट बना देते हैं। ये एक्ट क्यों बनाया गया? स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के कारण जितना नुकसान हो रहा है ना, वो नुकसान सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करेगी। इस बात को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख करके दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को कि 5 साल तक जो तुम्हारा नुकसान होगा ना वो हम बियर करेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या कहना चाहिए कि आप तो बोल रहे हो नुकसान होगा ही नहीं। अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि 5 साल की हम गारंटी ले रहे हैं। ये याद रखना है, 5 साल एग्जाम में पूछेगा कि कितने साल की गारंटी ली है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 5 साल तक जीएसटी के कारण यदि आपको कम टैक्स मिला पुराने वाले सिस्टम से, वैट वगैरह से, तो हम बियर करेंगे। अब स्टेट गवर्नमेंट को क्या बोलना चाहिए कि आप तो बोल रहे हो जीएसटी में ज्यादा मिलेगा, तो आप 5 साल की गारंटी क्यों ले रहे हो, लाइफ टाइम की लो। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि इतनी गारंटी ले ली, ये कम है क्या, हम गारंटी किसी की लेते ही नहीं है। अब अब आप बोलोगे कि देखो गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया किया कि स्टेट गवर्नमेंट को गारंटी दे दी। अब ये जो कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी जेब से देना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा भी जनता से ले रही है, इसके नाम का अलग से टैक्स लगाया जाता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस नाम से गवर्नमेंट अलग से टैक्स लगा रही है जनता पर ही कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को हमें कंपनसेशन देना है। तो कुछ जो लग्जरी आइटम होते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उन पर गवर्नमेंट ये टैक्स लगाती है। मजा आ गया होगा आपको। अब देखो जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं। देखो जीएसटी काउंसिल क्या काम में आएगी? जो जीएसटी काउंसिल है वो रिकमेंडेशन देगी। रिकमेंडेशन किसको देगी? यूनियन गवर्नमेंट को भी देगी और स्टेट गवर्नमेंट को भी देगी। क्या पढ़ रहे हैं अपन? जीएसटी काउंसिल पढ़ रहे हैं। जीएसटी काउंसिल क्या करेगी? रिकमेंडेशन देगी। किसको? यूनियन गवर्नमेंट को भी देगी और स्टेट गवर्नमेंट को भी देगी। किन मैटर पर देगी? कि भाई टैक्स किस रेट से लगाना है, एग्जम्पशन किस किस को देनी है, और रजिस्ट्रेशन कितना टर्नओवर होने पर कराना पड़ेगा, कब नहीं कराना पड़ेगा, डिस्प्यूट हो जाएगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, और क्या क्या लॉ लेकर आनी चाहिए जीएसटी से रिलेटेड, इनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देगी। अब आप मुझे ये बात बता दो कि जो जीएसटी काउंसिल है वो ये 5 काम कर रही है या फिर इनके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन दे रही है? इनके रिगार्डिंग केवल रिकमेंडेशन दे रही है, ये काम तो कौन करेगा? ये काम तो गवर्नमेंट करेगी। तो क्या, अब आप मुझे ये और बता दो कि जीएसटी काउंसिल ने जो कुछ कहा गवर्नमेंट को वो चीजें मानना कंपलसरी है या फिर उनकी मर्जी है? भैया मर्जी है। जीएसटी काउंसिल ने तो बोल दिया ऐसे करो, करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। फिर देखो एग्जाम में क्या क्या पूछेगा? जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल पूछ सकता है। ये आर्टिकल है, सेक्शन नहीं है, ये याद रखना 279A। मैंने आपको टोटल 3 ही तो आर्टिकल याद कराए हैं। आर्टिकल नंबर 246 मैंने आपको याद कराया है, 246A मैंने आपको याद कराया है, और एक ये 279A याद कराया है। 246 में शेड्यूल 7 दे रखी है, 3 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 2 3, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट वाली और कॉन्करेंट वाली। 246A अमेंडमेंट से जोड़ा गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई पर टैक्स लगाने की, और कॉन्करेंट पावर दी गई, दोनों मिलकर लगा सकते हैं। और 279A जीएसटी काउंसिल का होता है, आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि एक्चुअल में ये 5 काम करती है या रिकमेंड करती है? रिकमेंड करती है। ये पूछा जाएगा रिकमेंडेशन मानना गवर्नमेंट के लिए जरूरी है क्या? नहीं है, मर्जी है उनकी। अगली बात ये पूछा जाएगा, इस जीएसटी काउंसिल को बनाता कौन है? प्रेसिडेंट बनाता है। प्रेसिडेंट बनाता है मतलब ऑलरेडी बना चुका। कब कब बनाया? कब बनाया? देखो इन्होंने बनाया 15 सितंबर 2016 को बनाया। ये याद रखना है, 15 सितंबर 2016 को बनाया। फिर ये 12 सितंबर क्या है? 12 सितंबर 2016 से तो ये आर्टिकल 279A एप्लीकेबल हुआ है, अमेंडमेंट से आया है तो ये एप्लीकेबल हुआ है। आपको डेट ये याद रखनी है, 12 सितंबर 2016। फिर ये जो जीएसटी काउंसिल होता है, इसका चेयरमैन कौन होता है? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब
इसके चेयरमैन हो जाएंगे। देखो जीएसटी काउंसिल में एक तो चेयरमैन होगा और कुछ मेंबर्स होंगे। चेयरमैन तो कौन बनेगा, अपने सेंटर के फाइनेंस मिनिस्टर साहब बनेंगे। और मेंबर्स कौन बनेगा, देखो हर स्टेट गवर्नमेंट में फाइनेंस से रिलेटेड एक मिनिस्टर बनाया जाता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है, वैसे ही हर स्टेट गवर्नमेंट भी फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है। तो हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर इसका मेंबर बन जाएगा। तो चेयरमैन तो कौन बन जाएगा, सेंटर का फाइनेंस मिनिस्टर, और मेंबर कौन बन जाएंगे, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट के भी और यूटी के भी। यूटी केवल वो जहां पर स्टेट लेजिस्लेचर है। अब जिनके पास विधानसभा ही नहीं है वो तो कहां से मंत्री बना देंगे। और कोई जरूरी नहीं है ये स्टेट वाले उसको फाइनेंस मिनिस्टर ही गए, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनकी मर्जी है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू बोल सकते हैं, फाइनेंस, फाइनेंस, टैक्सेशन, अकाउंट, कुछ भी बोल सकते हैं, है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर ही। जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजन होते हैं ना, वो देखो कैसे होंगे, 3/4 की कंसेंट से होंगे। 3/4 एग्री होंगे तभी वो काम होगा, मेजोरिटी की कंसेंट से काम नहीं होगा। 3/4 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने भी वोट डाले ना, उनका 1/3 कर देंगे। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 वोट डाले, तो उन वोट को 24 नहीं मानकर केवल 8 ही वोट माना जाएगा, और 2/3 वेटेज रहेगा स्टेट गवर्नमेंट वाले वोट का। कहने का मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने भी 24 वोट दिए तो उसको 16 वोट के बराबर माना जाएगा। फिर ये टोटल वोट कितने हो गए, टोटल वोट हो गए 24। अब इनमें देखा जाएगा फेवर में कितने, अगेंस्ट में कितने। तो 3/4 अपन को फेवर में चाहिए। तो कहने का मतलब 18 वोट या उससे ज्यादा फेवर में होंगे तभी वो काम हो पाएगा। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट बताए गए हैं, इनको अपन आगे भी देखेंगे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। असम, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया गया है। वहां ये क्या काम में आएंगे ये मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पर याद करना हो जाओ तो यहाँ पर कर सकते हो, वरना आगे जब मैं याद कराऊंगा तब वहां पर आप लोग कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया जीएसटी काउंसिल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि पेट्रोल प्रोडक्ट पर कब लगाना है। जीएसटी कॉमन पोर्टल क्या होता है, ये जो जीएसटी की वेबसाइट है, ये जो हमारी जीएसटी की वेबसाइट है, इसी को जीएसटी कॉमन पोर्टल कहा जाता है। कॉमन क्यों है, क्योंकि इस पर लगभग सभी जनरल चीजें हैं, सभी जनरल इंफॉर्मेशन इस पर अवेलेबल है, इसको इसलिए इसको जीएसटी कॉमन पोर्टल कहा जाता है। एज ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता है पोर्टल का मतलब वेबसाइट ही होता है। ये जो जीएसटी कॉमन पोर्टल है, ये 3 प्रकार की फ्रंट एंड सर्विसेज देता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रंट एंड सर्विसेज के बारे में रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और रिटर्न, ये 3 सर्विसेज देता है ये वाली वेबसाइट हमको। फ्रंट एंड का मतलब क्या है, देखो रजिस्ट्रेशन करना या पेमेंट लेना या रिटर्न वगैरह फाइल करवाना ये तो गवर्नमेंट का काम है। तो वेबसाइट कैसे करवा रही है, वेबसाइट नहीं करवा रही है, वेबसाइट रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है, वेबसाइट तो केवल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, अप्रूवल तो गवर्नमेंट ही देगी, अधिकारी ही देंगे। ये तो केवल आपको फ्रंट एंड सर्विसेज दे रहे हैं, केवल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं। जीएसटीएन क्या होता है, सेक्शन 8 कंपनी होती है जो इस वेबसाइट को बनाने का काम करती है। जीएसटीएन क्या करता है, जीएसटीएन क्या करता है, इस वेबसाइट को मेंटेन करता है। एक बार रीडिंग लगा लेना। फिर जीएसटी सुविधा केंद्र क्या होते हैं, देखो जीएसटीएन बनाना था गवर्नमेंट को, जीएसटीएन क्या करेगा, वो वेबसाइट बनाएगा जीएसटी वाली। अब जीएसटीएन कौन बनाए, इसको बनाने के लिए लोग चाहिए, तो जिन लोगों ने जीएसटीएन को बनाया उनको कहते हैं जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर भी कह सकते हैं या फिर एएसपी भी कहा जा सकता है। जिन लोगों ने जीएसटीएन को बनाया उनको जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर कहते हैं। ये न केवल जीएसटीएन बनाएंगे बल्कि ये जो कहने का मतलब ये जो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर है ये न केवल जीएसटीएन बनाने में हेल्प करेंगे बल्कि जीएसटी के रिगार्डिंग अदर वेबसाइट वगैरह उनको बनाने में भी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है। वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो जो एमसीक्यूज है वो मैं आपको सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करता हूं। तो 2 वीडियो रहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो थोड़ा बड़ा वीडियो हमारा हो गया है, एक बार शॉर्ट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, बिल्कुल स्पीडली आप लोग एक बार देख लेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया
कि टैक्स का मतलब होता है कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन किसी भी पर्सन का। पब्लिक एक्सपेंडिचर में टैक्स होता है दो प्रकार का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे डायरेक्ट टैक्स में जो पर्सन पेमेंट करता है वही बर्डन बियर करता है। इनडायरेक्ट टैक्स में पेमेंट कोई और कर रहा है और बर्डन कोई और बियर कर रहा है। डायरेक्ट टैक्स को प्रोग्रेसिव माना जाता है, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा रेट। इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव माना जाता है। अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि विजय केलकर की कमेटी में टास्क फोर्स बनाया गया था। उन्होंने जीएसटी के लिए रिकमेंड किया। 3 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ, उसके 5 दिन बाद में 8 अगस्त को लोकसभा में पारित हुआ। उसके 1 महीने बाद में प्रेसिडेंट ने भी साइन कर दिए तो एक्ट बन गया। एप्लीकेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से। जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से गवर्नमेंट ने कंपनी बनाई जीएसटीएन, जीएसटी नेटवर्क। ये एक सेक्शन 8 कंपनी है, एनपीसी कंपनी। जीएसटी 3 प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ साथ लगेंगे, कभी भी अकेले नहीं लगेंगे। ये नहीं लग रहे हैं तो सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लग सकता है। ये तब लगते हैं जब एक ही स्टेट में सप्लाई हो रही है या एक ही यूटी में सप्लाई हो रही है। अलग अलग स्टेट है तो आईजीएसटी लगता है। फिर देखिए अगली बात मैंने आपको बताई, कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में क्या होगा, जो आपने खरीदा है उस पर जो आपने टैक्स पे किया उसका कंसेशन मिल जाएगा। फिर मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई। इंपॉर्टेंट बात देखो मैंने क्या बताई, मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो जीएसटी होता है वो कंजम्पशन टैक्स होता है। कहने का मतलब जब तक गुड्स का कंजम्पशन नहीं हुआ तब तक वो चेन चलती रहेगी। अगली बात डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या है, जिस स्टेट में गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम हुई है उसी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम होगी और किसी स्टेट गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी। फिर ये एक इंपॉर्टेंट चीज बताई कि कौन कौन सी एक्ट को जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, मतलब वो बंद हो गए, और कौन कौन से टैक्स बंद नहीं हुए हैं। तो जीएसटी आने के बाद ये टैक्स बंद नहीं हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पेट्रोल और शराब तो आपको ध्यान रही जाएगी, मुझे पता है। और कस्टम ड्यूटी में केवल बेसिक वाला बचा है, स्टैम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स बच गया है, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बच गई है। और इन 5 चीजों के अलावा एक और है जो मैंने आपको बताया था, जो लोकल बॉडी है वो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है तो बंद हो चुका है, लोकल बॉडी लगाए तो आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है, आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है 246, एक आपको याद रखना है 246A। 246 में तो 3 लिस्ट दे रखी है। लिस्ट ए में वो चीजें जिन पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, लिस्ट सेकंड में वो चीजें जिन पर कानून स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। 246A से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया। एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताई थी, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए पहले 115वां अमेंडमेंट बिल लाया गया जो कि पास नहीं हो पाया। उसके बाद 122 वाला आ गया, वो पास हो गया, पास होकर के एक्ट बना 101। फिर देखो मैंने बताया कि जो शराब है, शराब पर जीएसटी नहीं लगेगा तो एक्साइज और वैट लगता रहेगा। ऐसे ही पेट्रोल प्रोडक्ट पर भी एक्साइज और वो लगता रहेगा। टोबैको पर एक्साइज भी लग रहा है और जीएसटी भी लग रहा है, और अदर गुड्स पर केवल जीएसटी लग रहा है। फिर देखिए मैंने आपको बताया जीएसटी काउंसिल के बारे में, इसका आर्टिकल आपको याद रखना है 279A। प्रेसिडेंट बनाता है, बना दिया 15 सितंबर 2016 को। इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन होता है और स्टेट वाले फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं। 3/4 की कंसेंट से काम होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वोट को 1/3 माना जाता है और स्टेट गवर्नमेंट वाले को 2/3 माना जाता है। जीएसटी कॉमन पोर्टल, ये वेबसाइट होती है जीएसटी की, बिल्कुल कॉमन पोर्टल है। जीएसटीएन कंपनी होती है जिन्होंने ये वेबसाइट बनाई। सेक्शन 8 कंपनी होती है और ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, इन्होंने ही जीएसटीएन बनाया। ये हेल्प करते हैं वेबसाइट वगैरह बनाने में। तो आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता चले कि आप इतने बड़े वीडियो झेल भी सकते हैं या फिर मुझे जीएसटी को ऊपर ऊपर से कराना चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।